तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द मम्मी रिटर्न्स। जी हाँ दोस्तों, ये फ्रेंचाइजी हमें तकरीबन बहुत पहले से देखने को मिल रही है और कई मूवीज़ हमें देखने को मिल रह चुकी है और अब द मम्मी 4 हमें देखने को मिलने वाली इस फ्रेंचाइजी के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करके पूरी अपडेट मैं आपको बताऊंगा, इसकी प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को आप जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चालू करता हूँ। अमेरिकी फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म है पांच, जो एलेक्स कर्ट्जमैन द्वारा निर्देशित और डेविड कोएप, क्रिस्टोफर मैकक्वेरी और डायलन कुसमैन द्वारा लिखित है। कर्ट्जमैन, जॉन स्पेहर्ट्स और जेनी ल्यूमेट की कहानी के साथ यूनिवर्सल के स्क्रैप किए गए डार्क यूनिवर्स के हिस्से के रूप में ममी फ्रेंचाइज का रिबूट। 6, इसमें टॉम क्रूज ने अमेरिकी सेना सार्जेंट निक मॉर्टन की भूमिका निभाई है, जो भाग्य का एक सैनिक है जो गलती से फंसी हुई मिस्र की राजकुमारी अहमनेट, सोफिया बोटेला, की प्राचीन कब्र का पता लगाता है। एनाबेले वालिस, जेक जॉनसन, कटनी बी. वेंस और रसेल क्रो भी अभिनय करते हैं। द ममी का प्रीमियर 22 मई 2017 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के स्टेट थिएटर में हुआ और इसे 9 जून 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। 7, इसे आलोचकों से आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $410 मिलियन की कमाई की, $60 का नुकसान हुआ। उच्च उत्पादन और विपणन लागत के कारण 95 मिलियन। डार्क यूनिवर्स को किकस्टार्ट करने का इरादा क्लासिक यूनिवर्सल मॉन्स्टर्स फिल्म श्रृंखला पर आधारित एक आधुनिक सिनेमाई ब्रह्मांड अवधारणा। फिल्म के खराब बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के कारण साझा ब्रह्मांड को रद्द करना पड़ा। 8, कथानक, प्राचीन मिस्र में राजकुमारी अहमानेत फिरौन के राज्य पर शासन करने के लिए कतार में थी, लेकिन फिरौन ने एक बेटे को जन्म दिया। यह जानते हुए कि शासन करने के लिए उसका स्थान ले लिया गया है, उसने देवता सेट के साथ एक सौदा किया और उसे राक्षसी शक्तियां दी गईं। उसने अपने परिवार की हत्या कर दी और देवता को मुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसके अपराधों की सजा के रूप में मिस्र के पुजारियों द्वारा उसे पकड़ लिया गया और उसकी ममी बना दी गई। उसके ताबूत को दूर एक क्षेत्र में दफना दिया गया ताकि वह कभी बच न सके। वर्तमान लंदन में निर्माण श्रमिक एक क्रूसेडर शूरवीर की कब्र की खोज करते हैं जिसे मिस्र के माणिक के साथ दफनाया गया था, और डॉ. हेनरी जेकेल ने ऑपरेशन की कमान संभाली। इराक में अमेरिकी सेना के सार्जेंट निक मॉर्टन और कॉर्पोरल क्रिस वेल ने राजकुमारी अहमनत की कब्र की खोज की, जिससे अनजाने में अहमनत को वापस जीवन मिल गया। सैनिक और ब्रिटिश पुरातत्वविद जेनी है एलसी अहमनेट के ताबूत को ब्रिटेन ले जाते हैं। उड़ान के दौरान मकड़ी के काटने से क्रिस अहमनेट के वश में हो जाता है और वह दूसरों पर हमला कर देता है, लेकिन निक द्वारा उसे मार दिया जाता है। कवों का एक बड़ा झुंड विमान पर हमला करता है और इंजन में फंस जाता है। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे जेनी को छोड़कर चालक दल के सभी सदस्य मारे जाते हैं, जो निक द्वारा दिए गए पैराशूट के साथ भाग जाती है। निक मुर्दाघर में जीवन में लौट आता है। क्रिस का भूत प्रकट होता है और उसे बताता है कि उसे अहमनेट द्वारा शाप दिया गया है, जो उसे सेट के लिए एक जहाज के रूप में उपयोग करना चाहता है। अहमनेट की ममी ताबूत से बच निकलती है और अपने शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए लोगों को खाना खिलाना शुरू कर देती है, जिससे वे लाश में बदल जाते हैं। वह सेट के डैगर को पुनः प्राप्त करती है और निक को चाकू मारने का प्रयास करती है, इससे पहले कि उसे पता चले कि रूबी उससे जुड़ी नहीं है। वह और उसकी सेना निक और जेनी का तब तक पीछा करती है जब तक सैनिक सामने नहीं आते और उसे अपने वश में नहीं कर लेते। सैनिकों के नेता डॉ. हेनरी जेकेल बताते हैं कि जेनी प्रोडिजियम का एक एजेंट है, जो एक गुप्त समाज है जो अलौकिक खतरों का शिकार करने के लिए समर्पित है। निक और जेनी को पता चलता है कि जेकेल सेट को निक के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा करने की अनुमति देना चाहता है। उनका मानना है कि इससे सेट असुरक्षित हो जाएगा। जेकेल एडी हाइड में बदल जाता है। निक ने उसे एक सीरम से रोका जिसे जेकेल ने इस उद्देश्य के लिए आविष्कार किया था, जिससे निक और जेनी बच गए। अहमानेट उन्हें ढूंढता है, खंजर पुनः प्राप्त करता है, कई क्रूसेडर लाशों को बुलाता है और लंदन में एक बड़ा रेतीला तूफान पैदा करता है। क्रूसेडर लाशें प्रोडिजियम सैनिकों को मार देती हैं और अहमानेट सेट को मुक्त करने के लिए माणिक को खंजर के साथ मिलाकर उसे पुनः प्राप्त कर लेता है।
क्रिस के भूत से प्रेरित होकर निक और जेनी लंदन अंडरग्राउंड में भाग जाते हैं, जहां अहमनेट की लाश उन पर हमला करती है। अहमनेट जेनी को पकड़ लेता है और उसे डुबो देता है। जब निक को अहमानेट में लाया जाता है तो वह जेनी के शरीर को देखता है और लाशें धूल में बदल जाती हैं। निक घायल हो जाता है जब वह अहमानेट पर हमला करने की कोशिश करता है और खंजर चुराने और मानिक को चकनाचूर करने के बहाने उसे गले लगाने देता है। वह खंजर की नोक से फर्श पर प्रहार करता है, जिससे मानिक टूट जाता है, लेकिन अहमनेट उसे याद दिलाता है कि खंजर उसे मौत को उलटने की शक्ति दे सकता है। मणि को नष्ट करने के बजाय उसने खुद को चाकू मार लिया और उसके शरीर पर सेठ का कब्जा हो गया। जैसे ही सेठ अहमनेट के पास जाता है, वह सत्ता संभालना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही वह जेनी के मृत शरीर को देखता है, निक उसके और जेकिल दोनों के शब्दों को याद करने के बाद नियंत्रण हासिल कर लेता है और सेठ की शक्तियों का उपयोग करके अहमनेट की जीवन शक्ति निकाल लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सेठ के विरुद्ध संघर्ष करते हुए निक जेनी को भी पुनर्जीवित कर देता है। यह जानते हुए कि प्रोडिजियम उसके लिए आ रहा है, वह जेनी को अलविदा कहता है और गायब हो जाता है। जैसे ही अहमनेट को उसके ताबूत में वापस सील कर दिया गया है, जेनी और जेकेल को आश्चर्य होता है कि क्या निक, जो अब सेठ के साथ जुड़ा हुआ है, अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे के लिए करेगा। निक रेगिस्तान में लौटता है और क्रिस को पुनर्जीवित करता है। श्राप को दूर करने का इलाज ढूंढने की उम्मीद में दोनों एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। कास्ट करें। फिल्म के मुख्य कलाकारों के साथ निर्देशक एलेक्स कर्ट्जमैन। बाएं से दाएं: सोफिया बोटेला, टॉम क्रूज, एनाबेले वालिस और रसेल क्रो। निक मॉर्टन के रूप में टॉम क्रूज 9, एक अमेरिकी सेना सार्जेंट। एनाबेले वालिस जेनिफर जेनी हेल्सी, एक ब्रिटिश पुरातत्वविद के रूप में 10। शीर्षक पात्र अहमनेट के रूप में सोफिया बोटेला। 11, 12 वह मूल ममी फिल्मों के इम्होटेप के साथ साथ प्राचीन मिस्र की देवी अमुनेट पर आधारित है। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। क्रिस वेल के रूप में जेक जॉनसन निक का दोस्त और निकटतम सहयोगी 13। कर्नल ग्रीनवे के रूप में कटनी बी वेंस 14, निक और क्रिस के वरिष्ठ अधिकारी। डॉ हेनरी जेकेल बटा एडवर्ड एडी हाइट के रूप में रसेल क्रो 15, 16। मलिक के रूप में मारवान केंजारी 17, 18। जेकेल के सुरक्षा प्रमुख और प्रोडिगियम के सदस्य। सेठ के रूप में जेवियर बोटेट 19, प्राचीन मिस्र के मृत्यु के देवता। उत्पादन विकास ममी 4 और रीबूट प्रयास। द ममी टॉम्ब ऑफ द ड्रैगन एम्परर की ग्रीष्मकालीन रिलीज से पहले मारिया बेलो को उम्मीद थी कि श्रृंखला में चौथी प्रविष्टि बनाई जाएगी। 2021 श्रृंखला के नवागंतुक ल्यूक फोर्ड को 3 फिल्मों के लिए साइन किया गया था। 22 फिल्म, जिसका नाम द ममी राइज ऑफ द एज़टेक था, दक्षिण अमेरिका में स्थापित होनी थी और इसमें एंटोनियो बैंडेरस खलनायक की भूमिका निभाते। 23-24 रॉब कोहेन को भविष्य की किस्त का निर्देशन करने में दिलचस्पी थी, जबकि ब्रेंडन फ्रेजर और जॉन हन्ना कथित तौर पर बोर्ड में थे। 25-26 27 चौथी फिल्म की योजना अप्रैल 2012 में रुक गई जब यूनिवर्सल पिक्चर्स ने श्रृंखला को फिर से शुरू करने का विकल्प चुना। 28 जॉन स्पैहट्स, जो एलियन प्रीक्वल प्रोमेथियस पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं, फिल्म लिख रहे थे, जबकि सीन डेनियल निर्माता के रूप में काम करेंगे। 29-30 स्पैहट्स को उम्मीद थी कि वे फ्रेंचाइज को उसकी डरावनी जड़ों तक वापस ले जाएंगे और साथ ही इसे एक महाकाव्य पैमाने पर खोल देंगे जो हमने पहले नहीं देखा है। 31 इसके तुरंत बाद एलेक्स कर्ट्जमैन और रॉबर्टो ओर्सी इस परियोजना में शामिल हो गए। द ममी के निर्माण के साथ साथ वैन हेल्सिंग की रीइमेजिनिंग के लिए स्टूडियो के साथ 2 साल का करार किया। 32 अंडरवर्ल्ड पर उनके काम के कारण सितंबर 2012 में लेन वाइसमैन को फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। 33 वाइसमैन का लक्ष्य समसामयिक सेटिंग और फ्रेजर के नेतृत्व वाली फिल्मों की तुलना में कुछ पूरी तरह से अलग बनाना था, जबकि कर्ट्जमैन ने संकेत दिया कि जबकि द ममी अभी भी 4/4 दर्शक क्षेत्र में आएगी, फिल्म का रंग गहरा होगा। सुर 34-35 रीबूट पर प्रभाव के रूप में माइकल क्रिस्टन के कार्यों का भी हवाला दिया गया। 36 यूनिवर्सल को 2014 में रिलीज होने का अनुमान था। 37
स्टूडियो 2013 में उत्पादन शुरू करने के लिए उत्सुक था। स्टेट ऑफ प्ले के पटकथा लेखक बिली रे को एक आकस्मिक योजना के रूप में एक प्रतिस्पर्धी मसौदा लिखने के लिए अनुबंधित किया गया था अगर स्पाइहट्स का मसौदा संतुष्ट नहीं हो पाता। यूनिवर्सल ने दोनों स्क्रिप्टों में से सर्वश्रेष्ठ को संयोजित करने के लिए भी तैयारी की यदि कोई भी स्क्रिप्ट बराबर नहीं थी। 38-39 स्लीपी हॉलो पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वाइजमैन जुलाई 2013 में इस परियोजना से हट जाएंगे। 40 असफलता के बावजूद परियोजना अभी भी यूनिवर्सल के लिए एक उच्च प्राथमिकता थी और अभी भी पूरी गति से आगे बढ़ रही थी। 41 स्टूडियो ने अगले महीने तेजी से एक प्रतिस्थापन की खोज शुरू कर दी। सितंबर में एंडी मुशिएती अग्रणी धावक के रूप में उभरे। 42 अप्रैल 2016 की रिलीज डेट नवंबर में निर्धारित होने पर स्पाइहट्स संलग्न रहे। 43-44 स्पाइहट्स को बाद के ड्राफ्ट के लिए कर्ट्जमैन और ओर्सी द्वारा शामिल किया गया। 45 हालांकि मई 2014 में मामा फिल्म निर्माता के इस परियोजना से बाहर निकलने के साथ मुशिएती की भागीदारी अधिक समय तक नहीं टिकेगी। 46 मुशिएती का इरादा पहले से स्थापित गहरे स्वर का पालन करने का था, लेकिन एक नए परिवार के अनुकूल एक्शन एडवेंचर दृष्टिकोण को निर्माताओं द्वारा पसंद किया गया था, जिससे उनका प्रस्थान हो गया। अप्रैल 2014 में ओर्सी तीसरी स्टार ट्रेक फिल्म के निर्देशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने निर्माण कर्तव्यों से हट जाएंगे, जबकि कर्ट्जमैन द ममी का विकास जारी रखेंगे। 48-49 इसके बाद यूनिवर्सल ने कर्ट्जमैन को क्रिस मॉर्गन के साथ जोड़ा, जिन्हें यूनिवर्सल मॉन्स्टर्स की विशेषता वाले एक नए साझा ब्रह्मांड की देखरेख के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज को रीबूट करने का श्रेय दिया जाता है। 50-51 कुछ दिनों बाद कर्ट्जमैन से फिल्म के निर्देशन के लिए अंतिम बातचीत चल रही थी। 45 महीने के अंत में 24 जून 2016 की नई रिलीज डेट दी गई। 52 रेचेल गेटिंग मैरिड की जेनी ल्यूमेट को आगे के पुनर्लेखन के लिए लाया गया था। ल्यूमेट ने स्टूडियो को पहले से सूचित किए बिना शीर्षक पात्र को एक पुरुष से एक महिला में बदलने का फैसला किया। लेखक ने प्रतिपक्षी को मानवीय बनाने का प्रयास किया और उन्हें बुराई के लिए बुरा नहीं या किसी खोए हुए प्यार के लिए दूर नहीं रहना दिया। 53 एक और देरी के कारण फिल्म की तारीख 24 मार्च 2017 तक बढ़ा दी गई। 54 प्री प्रोडक्शन टॉम क्रूज ने नवंबर 2015 में मुख्य भूमिका निभाने के बारे में बातचीत शुरू की। क्रूज, जिन्हें उनकी भागीदारी के लिए 11-13 मिलियन के बीच भुगतान किया गया था, से विकास के दौरान कुछ हद तक शक्ति रखने की उम्मीद की गई थी। 55-56 फिल्मांकन फरवरी 2016 में शुरू होने की तैयारी थी। 57 सोफिया बुटेला ने शीर्षक चरित्र को चित्रित करने के लिए दिसंबर में बातचीत शुरू की। 12 कर्ट्जमैन ने किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस में बुटेला के मूक प्रदर्शन को देखने और उससे प्रभावित होने के बाद उसे कास्ट किया। कर्ट्जमैन ने कहा कि यदि आप उसकी आंखों को देखते हैं, और यही मुझे किंग्समैन देखने से मिला है, तो यहाँ एक पूरा प्रदर्शन चल रहा है और कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना कुछ बता रहा हूँ। मैंने सोचा कि हे भगवान, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे हम उस पर कितना भी प्रोस्थेटिक्स लगाएं, चाहे हम उसके चेहरे पर कितना भी सीजी लगाएं, अगर मैं इसे देखूंगा तो वह मेरे लिए बहुत भावुक बात कहने जा रही है। 58 जनवरी 2016 में अंतिम देरी हुई। फिल्म की तारीख 9 जून 2017 तय की गई। 59 पूरे मार्च और अप्रैल के दौरान एनाबेले वालिस को समुख्य भूमिका के रूप में चुना गया, जबकि जेक जॉनसन, मारवान केंजारी और कटनी बी वेस को चुना गया। सहायक भूमिकाओं में डाले गए 60, 61, 62, 63 टॉम हार्डी पहले अभिनेता थे जिनसे डॉ जेकेल और मिस्टर हाइड की भूमिका निभाने का आग्रह किया गया था, लेकिन बातचीत टूट गई। स्टूडियो जेवियर बारडेम की ओर रुख करेगा, लेकिन कोई सौदा नहीं हो पाएगा। 64 रसेल क्रो को मई 2016 में इस भूमिका के लिए चुना गया था। 65 स्टूडियो को इस किरदार के लिए एक संभावित स्पिन फिल्म की उम्मीद थी। 66 जेवियर बोटेट को जून में सेट के रूप में चुना गया था। 67 फिल्मांकन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 3 अप्रैल 2016 को ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई। 68 69 पाइनवुड स्टूडियो और शेपरटन स्टूडियो का भी निर्माण के लिए उपयोग किया गया था, जिसमें पाइनवुड में पानी के नीचे के दृश्य फिल्माए गए थे।
70 फिल्म का फिल्मांकन 17 जुलाई 2016 को लंदन में संपन्न हुआ। 71 फिर उत्पादन 2 सप्ताह के लिए नामीबिया में स्थानांतरित हो गया। मुख्य फोटोग्राफी 13 अगस्त 2016 को पूरी हुई। 72 विमान दुर्घटनास्थल पर इस्तेमाल किया गया एयरबस 310 बोर्डो मेरिग्नैक हवाई अड्डे पर खड़ा था। विमान दुर्घटना के फिल्मांकन के लिए प्रोडक्शन ने भारहीनता के भ्रम का अनुकरण करने के लिए द वोमिट धूमकेतु और परवलिक उड़ान का उपयोग किया। 73 क्रू ने कुल 64 टेक किए, जिसमें क्रू के कई सदस्य पेट से बीमार हो गए। 74 75 प्रारंभ में कर्ट्जमैन ने पूरी तरह से तारों और एक घूमने वाले सेट का उपयोग करके दृश्य को शूट करने की योजना बनाई, हालांकि क्रूज के आग्रह ने उनका मन बदल दिया। 76 77 निर्माण के दौरान क्रूज ने फिल्म पर लगभग पूर्ण रचनात्मक निरीक्षण किया। कहा जाता है कि जब कर्ट्जमैन को फिल्म के दायरे को संभालने के लिए संघर्ष करना पड़ा तो एक्शन दृश्यों को संभालने और समग्र परियोजना को सूक्ष्म प्रबंधन करने से क्रूज को द ममी के असली निर्देशक की तरह महसूस हुआ। पटकथा को एक पूर्ण टॉम क्रूज वाहन में बदलने में मदद करने के लिए क्रिस्टोफर मैकक्वेरी और डायलन कुसमैन को 1 या 2 अन्य लेखकों के साथ सूचीबद्ध किया गया था। क्रूज को सबसे आगे लाते हुए बुटेला की भूमिका को कम करना। नए लेखकों ने एक कथानक बिंदु को भी लागू किया जिसमें नायक का वशीभूत होना शामिल था। कथित तौर पर यूनिवर्सल इससे प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन उसने क्रूज को फिल्म पर फिर से काम करने देना जारी रखा। 78 मैकक्वेरी, कुसमैन और डेविड कोएप, जो उस समय ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टीन रीबूट लिख रहे थे, को पटकथा क्रेडिट से सम्मानित किया गया, जबकि कहानी का श्रेय स्पैहट्स, कर्ट्जमैन और ल्यूमेट को दिया गया। 79 सेट पर चालक दल के सदस्य कथित तौर पर इस बात पर विभाजित थे कि क्या उनका मानना है कि क्रूज का निर्देशन अत्यधिक था या क्या वह अपनी शुरुआत से ही परेशान फिल्म में सुधार कर रहे थे। यूनिवर्सल ने इस बात से इनकार किया कि अभिनेता के प्रभाव ने फिल्म पर नकारात्मक प्रभाव डाला। उन्होंने कहा, टॉम हर परियोजना को प्रतिबद्धता और समर्पण के स्तर के साथ देखता है जो आज हमारे व्यवसाय में काम करने वाले अधिकांश लोगों के लिए बेजोड़ है। वह एक सच्चे भागीदार और रचनात्मक सहयोगी रहे हैं और उनका लक्ष्य किसी भी वह जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वह दर्शकों को वास्तव में सिनेमाई फिल्म देखने का अनुभव प्रदान करना है। 78 कर्ट्जमैन ने 2019 के एक साक्षात्कार में फिल्म के बारे में कहा कि द ममी वैसी नहीं थी जैसा मैं चाहता था। अब इसमें शामिल नहीं हूं और मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या हो रहा है। अब इस पर पीछे मुड़कर देखता हूं और उस समय जो दर्दनाक लगा वह मेरे लिए एक अविश्वसनीय आशीर्वाद बन गया। 80 पोस्ट प्रोडक्शन एरिक नैश फिल्म के दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक थे। 1000 से अधिक प्रभाव प्लेटों के साथ एमपीसी शीर्ष ठेकेदार था। 81 इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक और डीएनएजी ने भी प्रमुख अनुक्रमों में योगदान दिया। 82 83 संगीत संगीतकार ब्रायन टायलर ने फिल्म के लिए संगीत पर काम जल्दी शुरू कर दिया था। उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही लगभग आधे घंटे का संगीत लिख दिया था। 1.5 साल तक फिल्म पर काम करते हुए टायलर ने लंदन के एबी रोड पर 84 पीस ऑर्केस्ट्रा और 32 वॉयस गायक मंडल के साथ रिकॉर्ड किया। उन्होंने अंततः 2 घंटे से अधिक का संगीत लिखा और रिकॉर्ड किया, जिसके परिणामस्वरूप फिल्म की लंबाई 110 मिनट को देखते हुए फिल्म की तुलना में एक साउंड ट्रैक एल्बम लंबा हो गया। 84 रिलीज शुरुआत में 2016 में रिलीज होने वाली थी। 85 86 यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 9 जून 2017 को रिलीज हुई थी। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज शुरू हुई। 7 11 20 दिसंबर 2016 को आईमैक्स ने गलत ऑडियो ट्रैक के साथ एक ट्रेलर जारी किया। इसने अनजाने में गलती से शामिल किए गए ऑडियो ट्रैक को दर्शाने वाले मीम्स और वीडियो मोन्टाज के निर्माण को प्रेरित किया, जिसमें अधिकांश ध्वनि प्रभाव गायब थे और इसके बजाय टॉम क्रूज की घुरघुराहट और चीखें दिखाई गईं। 87 आईमैक्स ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्रेलर को हटा दिया और इसे फैलने से रोकने के प्रयास में डीएमसीए टेकडाउन नोटिस जारी किया। 88 87 द ममी को आमतौर पर आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचना का उद्देश्य इसके वर्णनात्मक स्वर और डार्क यूनिवर्स की स्थापना करने वाले कथानक बिंदु थे। 98 रॉटेन टोमाटोज पर फिल्म को 314 समीक्षाओं के आधार पर 15% की अनुमोदन रेटिंग प्राप्त है,
जिसकी औसत रेटिंग 4.2 है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, फ्रेंचाइज की सबसे हालिया प्रविष्टियों के कैंपी मजे की कमी और कई राक्षस फिल्म रोमांच देने में असफल होने पर द ममी डार्क यूनिवर्स के लिए तेजी से खुलासा करने का सुझाव देती है। 99 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 44 समीक्षकों के आधार पर 100 में से 34 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 100 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्टट्रैक ने बताया कि फिल्म देखने वालों ने इसे कुल मिलाकर 70% सकारात्मक स्कोर दिया। 101 अप्रोक्स के विंस मैंसिनी ने फिल्म की नकारात्मक समीक्षा करते हुए लिखा, यदि आपको ऐसी चीजों का अतुलनीय संग्रह पसंद है जो कुछ हद तक उन अन्य चीजों से मिलती जुलती हैं जिनका आपने अतीत में आनंद लिया होगा, तो द ममी आपके लिए फिल्म है। 102 इंडीवायर के डेविड एयरलिच ने फिल्म को D दिया, इसे क्रूज के करियर की सबसे खराब फिल्म बताया और इसकी मौलिकता की कमी की आलोचना करते हुए कहा, पुराने हॉलीवुड की प्रतीकात्मकता की खुदाई करना एक बात है, इसका दोहन करना दूसरी बात है। यह फिल्म निर्माण नहीं है, यह कब्र खोदना है। 103 वैराइटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने लिखा, इसके मूल में समस्या यह है कि फिल्म की वास्तविकता एक टॉम क्रूज वाहन सामग्री के साथ युद्ध में है। अभिनेता 54 वर्ष की उम्र में अभी भी उस पुराने क्रूज ट्रॉप स्वार्थी की भूमिका निभा रहा है, अहंकारी अर्धबदमाश जिसे बड़ा होना है। मुसीबत यह है कि क्रूज कम से कम इस तरह के एक उच्च शक्ति वाले पॉट बॉयलर में एक स्पष्ट और स्वस्थ नायक के रूप में अपनी छवि बनाए रखने के लिए इतना समर्पित है कि अंधेरे के साथ उसकी छेड़खानी होती है। पक्ष लगभग पूरी तरह से सैद्धांतिक है। 104 रोलिंग स्टोन के लिए लिखते हुए पीटर ट्रेवर्स ने फिल्म को 4 में से 1 स्टार देते हुए कहा, द ममी कैसी है? मुझे तरीके गिनने दीजिए। अधिक काम करने वाले कंप्यूटरों से होने वाली सभी हड़बड़ाहट और डिजिटल हताशा के लिए यह रीबूट आता है, जोरदार धमाके के साथ ऑन स्क्रीन। 105 रोजरेबर्ट.com के ग्लेन केनी ने फिल्म को 1.54 स्टार देते हुए लिखा, मुझे फिल्म के बारे में लगभग कुछ सराहनीय लगा। यह अन्य बेहतर डरावनी और विज्ञानफाई फिल्मों से अपने नग्न उधार में आश्चर्यजनक रूप से निरंतर है, जो मैं था संदर्भित फिल्मों की एक चेकलिस्ट बनाने में व्यस्त रहने में सक्षम। 106 एंटरटेनमेंट वीकली के चिस नशावटी ने लिखा कि फिल्म व्युत्पन्न और अनावश्यक लगती है और ऐसा लगता है जैसे यह समिति द्वारा लिखी गई थी। 107 BBC वर्ल्ड न्यूज कल्चर में निकोलस बार्बर ने फिल्म को अपनी जटिल शुरुआत से लेकर बेशर्म गैरन तक बेतहाशा अलग अलग स्वरों और कथानक के धागों का मिश्रण कहा है। टॉम क्रूज की नई फिल्म मुश्किल से ही एक फिल्म के रूप में योग्य है। इनमें से कुछ भी नहीं समझ में आता है। फिल्म उन सभी पीछा, विस्फोटों, लाशों और भूतों को प्रस्तुत करती है जिनकी आप अपेक्षा कर सकते हैं, और इसमें कुछ मनोरंजक पंक्तियां और डरावने क्षण हैं, लेकिन सिरदर्द पैदा करने वाले फ्लैशबैक और मतिभ्रम के बीच कथा का पालन करना आसान होगा। यह चित्रलिपि में लिखा गया था। 108 द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने लिखा कि फिल्म में कुछ अच्छे क्षण हैं, लेकिन मूल रूप से यह गड़बड़ है। कथानक युगों पुराने क्षयकारी अंक की तरह ढीला है, विभिन्न पटकथा ड्राफ्ट की तरह दिखने वाले विचारों और दृश्यों का मिश्रण है, और निष्कर्ष निकाला कि यह एक्शन दृश्यों का एक ढेर है जिसे अधिक कसकर बांधने की जरूरत है। 109 एम्पायर फिल्म पत्रिका अधिक सकारात्मक थी, जिसमें डैन जोलिन ने फिल्म को 3 सितारों का पुरस्कार दिया। उन्होंने लिखा, क्रूज के लिए यह हमेशा की तरह मुस्कुराहट दिखाने वाला व्यवसाय चल रहा है, एक बार फिर एथन हंटेस्क एक्शन नायक के रूप में सुरक्षित चरित्र क्षेत्र पर, जो एक बहुत छोटी महिला के साथ शादी करता है, जबकि एक अन्य महिला उसका पीछा करती है। और अगर अगली किस्टटीजिंग निष्कर्ष को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि क्रूज को इसे बनाने में इतना मजा आया कि वह और अधिक के लिए वापस आ सकता है। 110 2022 में निर्देशक एलेक्स कर्ट्जमैन ने टिप्पणी की कि फिल्म संभवतः उनके जीवन की सबसे बड़ी विफलता है, और इसके बारे में मुझे लगभग 10 लाख बातों का अफसोस है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस नौकरी ने उन्हें एक फिल्म निर्माता के रूप में अधिक अनुभव और ज्ञान दिया। 111 ब्रेंडन फ्रेजर, जिन्होंने पिछली ममी फिल्मों में अभिनय किया था, ने कहा कि उनके विचार में
फिल्म मजे की कमी के कारण विफल रही। उस अवतार में यही कमी थी। यह बहुत ज्यादा सीधी सादी कहानी थी। डरावनी फिल्म द ममी एक रोमांचकारी सवारी होनी चाहिए, लेकिन डरावनी और डरावनी नहीं। मुझे पता है कि इसे करना कितना मुश्किल है। मैंने इसे 3 बार करने की कोशिश की। 112 प्रशंसा। वर्ष पुरस्कार वर्ग विषय परिणाम संदर्भ 2018 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार सबसे खराब तस्वीर सारा ब्रैडशॉ, सीन डेनियल, एलेक्स कर्ट्जमैन, क्रिस मॉर्गन मनोनीत 113, 114। सबसे खराब निर्देशक एलेक्स कर्ट्जमैन मनोनीत। सबसे खराब अभिनेता टॉम क्रूज जीत गया। सबसे खराब सहायक अभिनेता रसेल क्रो मनोनीत। सबसे खराब सहायक अभिनेत्री सोफिया बोटेला मनोनीत। सबसे खराब पटकथा डेविड कोएप, क्रिस्टोफर मैकक्वेरी, डायलन कुसमैन मनोनीत। सबसे खराब प्रीक्वल, रीमेक, रिप या सीक्वल मा मनोनीत। द रेजी नॉमिनी सो रॉटन यू लव्ड इट मा। फिल्म पर आधारित 2 वीडियो गेम द ममी डिमास्टर्ड और द ममी डार्क यूनिवर्स स्टोरीज 24 अक्टूबर 2017 को जारी किए गए थे। पहला एक मेट्रोइडवानिया है जिसमें एक स्टैंड अलोन कहानी है जो फिल्म की घटनाओं के साथ साथ घटित होती है और डॉ जेकेल की कमान के तहत प्रोडिगियम सैनिकों का अनुसरण करता है जो राजकुमारी अहमनेट की सेनाओं से लड़ते हैं, जबकि उत्तरार्ध फिल्म की घटनाओं के बाद सेट किया गया एक अपना साहसिक गेम है जो मूल यूनिवर्सल मॉन्स्टर्स फिल्मों को अपने कैनन में मौजूदा के रूप में स्थापित करता है। फिल्म के विपरीत दोनों वीडियो गेम को सकारात्मक समीक्षा मिली। 115 फिल्म द ममी डार्क स्टोरीज के साथ साथ सेट की गई एक मंगा श्रृंखला गन्मा द्वारा जारी की गई थी 15 जुलाई से 29 जुलाई 2017 तक। 116 रद्द की गई फ्रेंचाइजी। यह फिल्म यूनिवर्सल पिक्चर्स की डार्क यूनिवर्स का हिस्सा थी जो क्लासिक यूनिवर्सल मॉन्स्टर्स फिल्म श्रृंखला के आधार पर एक आधुनिक सिनेमाई ब्रह्मांड बनाने का प्रयास था। 117 एंजेलिना जोली की मुख्य भूमिका वाली ब्राइड ऑफ फ्रैंकस्टीन की रीमेक मूल रूप से 14 फरवरी 2019 को रिलीज होने वाली थी। 118 लेकिन 5 अक्टूबर 2017 को यूनिवर्सल ने इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला किया। 119 2014 की फिल्म ड्रैकुला अनटोल्ड को मूल रूप से पूर्वव्यापी रूप से श्रृंखला की पहली फिल्म माना गया था। हालांकि फिल्म की रिलीज के बाद से डार्क यूनिवर्स से संबंध को जानबूझकर कम कर दिया गया था और फिर द ममी को श्रृंखला की पहली फिल्म के रूप में पुनः स्थापित किया गया था। 120 121 122 22 मई 2017 को आधिकारिक डार्क यूनिवर्स ट्विटर अकाउंट ने टॉम क्रूज, सोफिया बोटेला, जॉनी डेप, द इनविजिबल मैन के एक नए फिल्म संस्करण में अभिनय करने के लिए संलग्न के साथ एक छवि पोस्ट की। 8 जेवियर बार्डेम, जिन्होंने फ्रैंकस्टीन के राक्षस की भूमिका निभाने के लिए अनुबंध किया था, 123 और रसेल क्रो एक साथ खड़े हैं। 124 यह पता चला है कि यह तस्वीर संपादित की गई थी, जबकि इसे लेते समय डार्क यूनिवर्स का कोई भी कलाकार वास्तव में एक साथ नहीं था। 125 2019 तक यूनिवर्सल ने डार्क यूनिवर्स को प्रभावी ढंग से समाप्त करते हुए साझा फिल्म कथा का उपयोग करने के बजाय स्टैंड अलोन फीचर पर लौटने की योजना की घोषणा की। 8 यह भी देखें। अलेक्जेंडर हिलेरी कर्ट्जमैन, जन्म 7 सितंबर 1973, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। उन्हें 2009 से स्टार ट्रेक फ्रेंचाइजी में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स 2007, ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन एंड स्टार ट्रेक 2009, स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस 2013 और द अमेजिंग की स्क्रिप्ट का सह-लेखन किया। स्पाइडरमैन 2 2014 अपने लेखन और निर्माता साझेदार रॉबर्टो ओर्सी के साथ, और द ममी 2017 का निर्देशन और सहलेखन। उन्होंने पीपल लाइक अस 2012 के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जो उनके ओर्सी और जोडी लैम्बर्ट द्वारा सहलिखित थी, जो उनकी एक कहानी थी। कर्ट्जमैन को ओर्सी के साथ, माइकल बे और जे अब्राम्स के साथ अक्सर सहयोग करने के साथ साथ स्टार ट्रेक डिस्कवरी, स्टार ट्रेक पिकार्ड और स्टार ट्रेक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड्स सहित हालिया स्टार ट्रेक शो के सनिर्माण के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन, परिवार और शिक्षा। कर्ट्जमैन का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। 1, 2, 3 और उनका पालनपोषण लॉस एंजल्स,
कैलिफोर्निया में हुआ। 4. उनके लंबे समय के पटकथा लेखन साथी रॉबर्टो ओर्सी हाई स्कूल में उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। कर्ट्जमैन ने वेस्लियन विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। 5. कैरियर। कर्ट्जमैन ने पहले पैसिफिक रेनेसां पिक्चर्स की टेलीविजन इकाई के लिए सिंडिकेटेड श्रृंखला हरक्यूलिस द लेजेंडरी जर्नीज पर ओर्सी के साथ मिलकर काम किया, फिर यूनिवर्सल इंटरनेशनल से संचालन किया। चौथे सीजन के दौरान सोर्बो को हुए आघात के बाद मुख्य अभिनेता केविन सोर्बो की अनुपस्थिति से निपटने के लिए उन्होंने कई कहानियां तैयार कीं। कर्ट्जमैन और ओर्सी, दोनों की उम्र 24 वर्ष थी, को शो का प्रभारी बनाया गया। माइकल बे की द आइलैंड को दोबारा लिखने के लिए कहने के बाद वे फिल्मों में चले गए। $126 मिलियन के बजट पर फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग $163 मिलियन कमाए, जो इतनी बड़ी सफलता थी कि उन्हें बेस ट्रांसफॉर्मर्स लिखने के लिए लाया गया, जिसने $710 मिलियन की कमाई की। हालांकि द आइलैंड, ट्रांसफॉर्मर्स और ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन को आलोचकों द्वारा विशेष रूप से पसंद नहीं किया गया, लेकिन तीनों फिल्मों ने संयुक्त रूप से $1.7 बिलियन की कमाई की। उन्होंने जे अब्राम्स के साथ 2008 में फॉक्स टीवी श्रृंखला फ्रिंज का सह-निर्माण किया। पायलट के बाद कर्ट्जमैन ने शो के शेष भाग के लिए परामर्शदाता निर्माता के रूप में काम किया। 6. इसके बाद उन्होंने 2009 की फिल्म स्टार ट्रेक का सहलेखन किया। 2011 में फोर्ब्स पत्रिका ने ओर्सी और कर्ट्जमैन को हॉलीवुड के गुप्त हथियार के रूप में वर्णित किया, क्योंकि पिछले 6 वर्षों के दौरान उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर $3 बिलियन से अधिक की कमाई की थी। साझेदारी ने पीपल लाइक अस भी लिखा, जिसे मूल रूप से वेलकम टू पीपल के नाम से जाना जाता था, जो कर्ट्जमैन की नाटकीय निर्देशन की पहली फिल्म थी। 6. कर्ट्जमैन ने अक्सर फिल्म पेशेवरों के एक सुगठित समूह के साथ काम किया है, जिसमें जे अब्राम्स, डेमन लिंडेलोफ, एडम होरोविट्स, रॉबर्टो ओर्सी, एडवर्ड किटिस, आंद्रे नेमेक, जोश एपेलबाम, जेफ पिंकनर और ब्रायन बर्क शामिल हैं। 2 अप्रैल 2014 में ओर्सी और कर्ट्जमैन दोनों ने वैरायटी से पुष्टि की कि वे अब फिल्म परियोजनाओं पर एक साथ काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वे अब भी साथ काम करेंगे, लेकिन केवल टेलीविजन परियोजनाओं पर। 7 2018 में कर्ट्जमैन ने टेलीविजन पर स्टार ट्रेक फ्रेंचाइजी की देखरेख और विस्तार करने के लिए CBS टेलीविजन स्टूडियो के साथ एक नए 5 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्टार ट्रेक डिस्कवरी, जिसे वह मिशेल पैराडाइज के साथ सहशो भी करते हैं, 8 पर कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करना शामिल है। स्टार ट्रेक, शॉर्ट ट्रेक्स, स्टार ट्रेक, पिकार्ड और स्टार ट्रेक लोअर डेक। 9 अगस्त 2021 में कर्ट्जमैन और उनकी प्रोडक्शन कंपनी सीक्रेट हिडआउट ने CBS स्टूडियो के साथ अपने समग्र सौदे को 2026 तक बढ़ा दिया। व्यक्तिगत जीवन। 2002 में कर्ट्जमैन ने वकील निक काउंटर की बेटी सामंथा काउंटर से शादी की। 11 फिल्मोग्राफी। डेविड कोएप बटा KSP बटा 1 जन्म 9 जून 1963, एक अमेरिकी पटकथा लेखक और निर्देशक हैं। $2.3 अरब से अधिक की कुल कमाई के साथ अमेरिकी बॉक्स ऑफिस आय के मामले में वह अब तक के 9वें सबसे सफल पटकथा लेखक हैं। 2 कोएप ने विभिन्न शैलियों में आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों तरह की सफलता हासिल की है। थ्रिलर, साइंस फिक्शन, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, क्राइम, सुपरहीरो, हॉरर, एडवेंचर और फंतासी। उनके द्वारा लिखी गई कुछ सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में विज्ञानफाई साहसिक फिल्में जुरासिक पार्क 1993, द लॉस्ट वर्ल्ड, जुरासिक पार्क 1997 और इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल 2008 शामिल हैं। अपराध फिल्म कार्लिटो वे 1993, एक्शन जासूसी फिल्में मिशन इम्पॉसिबल 1996 और जैक रयान, शैडो रिक्रूट 2014, सुपरहीरो फिल्म स्पाइडरमैन 2002, साइंस फिक्शन डिजास्टर फिल्म वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स 2005 और मिस्ट्री थ्रिलर एंजल्स एंड डेमन्स 2009। कोएप ने अपने करियर के दौरान 7 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया है। द ट्रिगर इफेक्ट 1996, स्टिर ऑफ इकोज 1999, सीक्रेट विंडो 2004, घोस्ट टाउन 2008, प्रीमियम रश 2012, मोर्ट डेकाई 2015 और आपको छोड़ देना चाहिए था
2020। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कोएब का जन्म विस्कॉन्सिन के प्यूकी में डोनाल्ड कोएब के 4 बच्चों में सबसे छोटे के रूप में हुआ था, जो एक बिलबोर्ड कंपनी के मालिक थे, 3 और एक पारिवारिक चिकित्सक मां थीं। 4 वेल्स, विस्कॉन्सिन में केटल मोराइन हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने डेलाफील्ड में मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां में शाम और सप्ताहांत में काम किया। उद्धरण वांछित, मूल रूप से अभिनेता बनने के लिए अध्ययन करते हुए पहले 1 साल के लिए मिनेसोटा विश्वविद्यालय में और उसके बाद 2 साल के लिए विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय में उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजल्स, UCLA के फिल्म स्कूल में दाखिला लिया। 1984 में 4, 5, 6 उन्होंने 1990 में UCLA से फिल्म में स्नातक की डिग्री हासिल की। 7 कैरियर। एक लेखक के रूप में कोएब ने स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ जुरासिक पार्क, ब्रायन डी पाल्मा के साथ मिशन इम्पॉसिबल और सैम राइमी के साथ स्पाइडरमैन जैसी ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड फिल्मों में काम किया। द लॉस्ट वर्ल्ड। जुरासिक पार्क में सैन डिएगो में घूमने वाले एक टी-रेक्स द्वारा निगल लिए गए एक छोटे किरदार, अनलकी बास्टर्ड, के रूप में उनकी एक छोटी सी भूमिका थी जिसे उन्होंने सलिखा था और दूसरी इकाई के निदेशक थे। हालांकि कोएब ने जुरासिक पार्क 3 नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने फिल्म की मूल कहानी तैयार की। 8, 9 कोएब ने बाद में श्रृंखला की चौथी फिल्म जुरासिक वर्ल्ड के लिए एक पटकथा लिखने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास श्रृंखला में योगदान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। 10 कथित तौर पर कोएब को उनकी पैनिक रूम पटकथा के लिए 4,000,000 का भुगतान किया गया था। उन्होंने स्पीलबर्ग और जॉर्ज लुकास के लिए इंडियाना जोन्स और किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल की पटकथा लिखी और रिकी गेरवाइस और ग्रेग किनियर अभिनीत 2008 की घोस्ट टाउन का सहलेखन और निर्देशन किया। निर्देशक के रूप में कोएब के काम को बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफलता नहीं मिली है। उनकी फिल्मों में सीक्रेट विंडो, स्टिर ऑफ इकोज और द ट्रिगर इफेक्ट शामिल हैं। कोएब ने डेविड मोर्स अभिनीत 2002 श्रृंखला है का निर्माण करते हुए टेलीविजन में भी काम किया है। 2012 में कोएब ने प्रीमियम रश का निर्देशन किया, जिसे उन्होंने जॉन काम्प्स के साथ मिलकर लिखा था। 11 अगस्त 2011 के मुकदमे में 1998 के उपन्यास द अल्टीमेट रश के लेखक जो क्विर्क ने कोएब और प्रीमियम रश के निर्माताओं पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया। 2 अप्रैल 2013 को अमेरिकी जिला न्यायाधीश रिचर्ड सीबोर्ग ने इस मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों काम काफी हद तक समान नहीं थे। 17 फरवरी 2013 को कोएब को कैरियर उपलब्धि के लिए WGA ईस्ट का इयान मैकलेलन हंटर पुरस्कार मिला। 10 जुलाई 2013 को लायंसगेट को किरिल बोनफिग्लियोली द्वारा लिखित हास्य अपराध उपन्यास द ग्रेट मोर्डेकाई मूंच मिस्ट्री का अधिग्रहण करने की सूचना मिली थी। 15 कोएब ने एरिक एरोनसन की पटकथा पर मोर्डेकाई नामक फिल्म का निर्देशन किया। 16 जॉनी डेप ने चार्ली मोर्डेकाई की मुख्य भूमिका निभाई। 17 और फिल्म में ग्वेनेथ पाल्ट्रो, इवान मैकग्रेगर और पॉल बेटनी भी थे। 18 कोएब ने मार्कस साकी के उपन्यास ब्रिलियंस का रूपांतरण किया, जिसमें विल स्मिथ और नूमी रैपेस अभिनय करेंगे। 15 मार्च 2016 को वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने इंडियाना जोन्स गाथा की 5वीं किस्त की घोषणा की, जिसमें कोएब इसके पटकथा लेखक थे और स्पीलबर्ग फिर से निर्देशन कर रहे थे। 21 जून 2018 तक कोएब अंततः यू शुड हैव लिव्ड के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण परियोजना से बाहर हो गए, जो एक हॉरर ड्रामा फिल्म थी जिसे कोएब ने लिखा और निर्देशित किया था। 22 डैनियल केहलमैन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित यू शुड हैव लिव्ड 2020 में रिलीज हुई थी और इसमें केविन बेकन और अमांडा सेफ्राइड ने अभिनय किया था। 24 फिल्म अंततः 30 जून 2023 को रिलीज हुई, लेकिन जेम्स मैंगोल्ड द्वारा निर्देशित और जेज और जॉन हेनरी बटरवर्थ द्वारा लिखित। 3 सितंबर 2019 को कोएब ने एक साइंस फिक्शन थ्रिलर कोल्ड स्टोरेज के प्रकाशन के साथ अपने उपन्यास की शुरुआत की। 25 मई 2022 में स्टूडियो कैनाल से एक फिल्म रूपांतरण की घोषणा की गई, जिसमें कोएब ने पटकथा लिखी और जॉनी कैंपबेल ने निर्देशन किया। कलाकारों में लियाम नीसन, जो कीरी, जॉर्जिना कैंपबेल और सोसी बेकन शामिल। 10 दिसंबर 2020 को
अमासिया एंटरटेनमेंट और यूनिवर्सल पिक्चर्स ने घोषणा की कि कोएप को द ग्रीन हॉर्नेट और काटो नामक ग्रीन हॉर्नेट फ्रेंचाइज के रीबूट के लिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए टैप किया गया था। 28-25 फरवरी 2021 को यह घोषणा की गई कि कोएप स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित और जो क्राविट्ज अभिनीत थ्रिलर किमी का लेखन और सनिर्माण करेंगे। 29 यह फिल्म 10 फरवरी 2022 को मैक्स, तब HBO मैक्स, पर रिलीज हुई थी। 30 कोएप का दूसरा उपन्यास ऑरोरा 7 जून 2022 को प्रकाशित हुआ था और नेटफ्लिक्स के लिए पुस्तक का एक फिल्म रूपांतरण विकास में है, जिसमें कोएप ने पटकथा लिखी है और कैथरीन बिगेलो निर्देशन कर रही हैं। 31 दिसंबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि कोएप ने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म प्रेजेंस के लिए पटकथा लिखी थी, जिसे सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित किया गया था और 2024 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ था। 22 जनवरी 2024 को यह घोषणा की गई कि कोएप एक नई जुरासिक वर्ल्ड फिल्म लिखकर जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी में वापसी करेंगे, जिसमें गैरेथ एडवर्ड्स निर्देशन करेंगे और स्पीलबर्ग कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे। 33-34 17 अप्रैल 2024 को यह पुष्टि की गई कि कोएप और स्पीलबर्ग यूएफओ के बारे में एक मूल फिल्म पर फिर से काम करेंगे। 10 दिसंबर 2020 को अमासिया एंटरटेनमेंट और यूनिवर्सल पिक्चर्स ने घोषणा की कि कोएप को द ग्रीन हॉर्नेट और काटो नामक ग्रीन हॉर्नेट फ्रेंचाइज के रीबूट के लिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए टैप किया गया था। 28-25 फरवरी 2021 को यह घोषणा की गई कि कोएप स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित और जो क्राविट्ज अभिनीत थ्रिलर किमी का लेखन और सनिर्माण करेंगे। 29 यह फिल्म 10 फरवरी 2022 को मैक्स, तब HBO मैक्स, पर रिलीज हुई थी। 30 कोएप का दूसरा उपन्यास ऑरोरा 7 जून 2022 को प्रकाशित हुआ था और नेटफ्लिक्स के लिए पुस्तक का एक फिल्म रूपांतरण विकास में है, जिसमें कोएप ने पटकथा लिखी है और कैथरीन बिगेलो निर्देशन कर रही हैं। 31 दिसंबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि कोएप ने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म प्रेजेंस के लिए पटकथा लिखी थी, जिसे सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित किया गया था और 2024 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ था। 22 जनवरी 2024 को यह घोषणा की गई कि कोएप एक नई जुरासिक वर्ल्ड फिल्म लिखकर जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी में वापसी करेंगे, जिसमें गैरेथ एडवर्ड्स निर्देशन करेंगे और स्पीलबर्ग कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे। 33-34 17 अप्रैल 2024 को यह पुष्टि की गई कि कोएप और स्पीलबर्ग यूएफओ के बारे में एक मूल फिल्म पर फिर से काम करेंगे। एनाबेले वालिस, जन्म 5 सितंबर 1984, एक अंग्रेजी अभिनेत्री हैं। उन्हें शोटाइम के पीरियड ड्रामा द ट्यूडर्स 2009 से 2010 में जेन सेमोर, BBC ड्रामा पीकी ब्लाइंडर्स 2013 से 2019 में ग्रेस बर्गेस, अलौकिक हॉरर फिल्म एनाबेले 2014 में मिया फॉर्म, जेनी के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। अलौकिक साहसिक फिल्म द ममी 2017 में है एल्सी, साइलेंट नाइट 2021 में सैंड्रा और हॉरर फिल्म मैलिग्नेंट 2021 में मेडिसन मिशेल। प्रारंभिक जीवन वालिस का जन्म 5 सितंबर 1984 को ऑक्सफोर्ड में हुआ था। 1 उनके मामा आयरिश अभिनेता रिचर्ड है एरिस थे। 2 एक बार हटाए गए उनके अंग्रेजी चचेरे भाइयों में अभिनेता जेरेड है एरिस, जेमी है एरिस और निर्देशक डेमियन है एरिस शामिल हैं। 3 अपने पिता की ओर से वह अंग्रेजी गायिका मैरी लॉयड की वंशज हैं। 4 उनके बड़े भाई फ्रांसिस एक निर्देशक हैं, जिन्होंने फैशन डिजाइनर माइकल कोर्स और गायक पिक्सी लोट और बडी के लिए काम किया है। 5 उनका पालनपोषण कास्केस की पुर्तगाली नगरपालिका में हुआ, जहां उनका परिवार तब प्रवासित हुआ जब वह 18 महीने की थीं। 4 अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में जाने के परिणामस्वरूप वह धाराप्रवाह अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच और स्पेनिश बोलती है। 6-7 कैरियर 2005 से 2012 करियर की शुरुआत। फिल्म में अपना करियर बनाने के लिए लंदन जाने से पहले वालिस पुर्तगाल में कई लघु फिल्मों में दिखाई दीं। लंदन में उन्होंने कुछ विज्ञापन किए और अंततः एक एजेंट ढूंढने का निर्णय लेने से पहले ड्रामा स्कूलों में काम किया। 4 2005 में उन्हें भारतीय फिल्म दिल जो भी कहे में मुख्य भूमिका मिली। 8 लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उन्होंने जैमे किंग के साथ ट्रू लाई 2006
में छोटी भूमिकाएं निभाईं और बॉडी ऑफ लाइज 2008 मार्क स्ट्रॉन्ग की प्रेमिका की भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने बी मूवी स्टील ट्रैप 2008 में अभिनय किया। टेलीविजन में उनकी सफलता शोटाइम ड्रामा सीरीज द ट्यूडर्स 2009 के सीजन 3 में जेन सेमोर के रूप में थी, जहां उन्होंने अभिनेत्री अनीता ब्रीम की जगह ली थी। अगले वर्षों में उन्होंने सैम क्लेफलिन के साथ टेलीविजन फिल्म द लॉस्ट फ्यूचर 2010 में अभिनय किया और एबीसी सीरीज पैन एम 2011 में, जिसे एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया था। 9-10 2011 में उन्हें वी वालिस एंड एडोर्ड 2 में मैडोना द्वारा निर्देशित किया गया था और एक्समेन फर्स्ट क्लास में उनकी एक छोटी सी भूमिका थी। 2012 में वह जेरेड लेटो की डॉक्यूमेंट्री आर्टिफैक्ट और स्नो व्हाइट एंड द हंट्समैन में दिखाई दीं, लेकिन उन्हें श्रेय नहीं दिया गया। प्रशस्ति पत्र आवश्यक 2013 से 2017 पीकी ब्लाइंडर्स और ब्लॉकबस्टर्स। सिडनी में द ममी प्रीमियर में वालिस और सोफिया बुटेला। वालिस ने 2013 से 2016 तक बीबीसी नाटक पीकी ब्लाइंडर्स में ग्रेस बर्गेस के रूप में अभिनय किया। 11 उनकी भूमिका ने उन्हें एक मजबूत महिला अल्फा भूमिका में विश्वसनीय बनने की अनुमति दी। 12 श्रृंखला को आलोचनात्मक और सार्वजनिक प्रशंसा मिली। 13 2014 में वह जॉन आर लियोनेटी द्वारा निर्देशित और जेम्स वान द्वारा निर्मित हॉरर फिल्म एनाबेले में एक प्रमुख भूमिका के साथ द कॉन्जूरिंग यूनिवर्स में शामिल हुईं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन इसे नकारात्मक समीक्षा मिली। हालांकि आलोचकों ने वालिस के प्रदर्शन की प्रशंसा की और उन्हें 2015 के एमटीवी मूवी एंड टीवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ स्केयरडेजेस्टी प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया। 14-15 वह एनाबेले क्रिएशन 2017 में मिया फॉर्म के रूप में लौटीं। 2014 में उन्होंने मिनी सीरीज फ्लेमिंग द मैन हु वुड बी बॉन्ड में अभिनेता डोमिनिक कूपर के साथ मूल बॉन्ड गर्ल म्यूरियल राइट की भूमिका भी निभाई। 2016 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म द ब्रदर्स ग्रिम्सबी, ड्रामा कम एंड फाइंड मी और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर युद्ध फिल्म माइन में अभिनय किया। 2017 में वालिस यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा निर्मित डार्क यूनिवर्स में शामिल हो गए और द ममी फ्रेंचाइज के रीबूट द ममी में पुरातत्वविद जेनी है एल्सी के रूप में अभिनय किया। वालिस ने अपने लगभग सभी स्टंट खुद ही किए, जिसमें जीरो जी का दृश्य भी शामिल था जिसने उसे लगभग मार ही डाला। 16 फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। 17 उसी वर्ष वह गाय रिची के किंग आर्थर लीजेंड ऑफ द स्वॉर्ड में शामिल हुईं। 18 2018 वर्तमान विविधीकरण और प्रमुख भाग। 2018 में वालिस को अमेरिकी कॉमेडी टैग में रेबेका क्रॉसबी के रूप में मुख्य भूमिका मिली। 19 उस वर्ष बाद में वह स्टार ट्रेक शॉर्ट ट्रेक्स एपिसोड कैलिप्सो के लिए फिल्म निर्देशक एलेक्स कर्ट्जमैन के साथ फिर से जुड़ी, जहां उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता जोरा को आवाज दी। बाद में उन्होंने स्टार ट्रेक डिस्कवरी में एक आवर्ती भूमिका में इस चरित्र को दोहराया। अप्रैल 2018 में उन्हें आभूषणों के लिए कार्टियर के राजदूत और पैंथेरे डी कार्टियर घड़ी के नए चेहरे के रूप में घोषित किया गया था। 20 2019 में वालिस 2019 में वालिस शोटाइम की मिनी सीरीज द लाउडेस्ट वॉयस में लॉरी लुहान, फॉक्स न्यूज चैनल में बुकिंग के प्रमुख और रोजर एलेस की लंबे समय से मालकिन के रूप में शामिल हुईं। ग्रेचेन कार्लसन के साथ लुहान एलेस के पहले पीड़ितों में से एक है जिसने चुप्पी तोड़ी और उसकी निंदा की। 21, 22, 23 श्रृंखला को आमतौर पर अनुकूल समीक्षा मिली और इसे सर्वश्रेष्ठ सीमित श्रृंखला या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में नामांकित किया गया। वालिस के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई और शिकागो सन टाइम्स द्वारा इसे दिल तोड़ने वाला शक्तिशाली कार्य के रूप में देखा गया। 24 उस वर्ष बाद में वालिस ने पीकी ब्लाइंडर्स के 5वें सीजन में ग्रेस शेल्बी के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 2020 में उन्होंने रॉबिन प्रोंट की थ्रिलर फिल्म द साइलेंसिंग में अभिनय किया। 26 मार्च 2020 में साउथ बाय साउथवेस्ट फेस्टिवल में इसका प्रीमियर कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। इसे अंततः 16 जुलाई 2020 को डायरेक्ट टीवी पर रिलीज किया गया। 27, 28 इसके अलावा 2020 में वालिस ने वर्ल्ड सेंट्रल किचन
29 के लिए धन जुटाने के लिए द प्रिंसेस ब्राइड फॉर क्विबी में प्रिंसेस बटरकप के रूप में अभिनय किया और वह फ्लोरिया सिगिस्मोंडी की तीसरी फिल्म द साइलेंस ऑफ मर्सी के कलाकारों में शामिल हो गईं। शूटिंग मार्च 2021 में समाप्त हुई। 2021 में वालिस ने जेम्स वान की हॉरर फिल्म मैलिग्नेंट में अभिनय किया। वार्नर ब्रदर्स द्वारा अगस्त 2020 में प्रीमियर के लिए निर्धारित रिलीज को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो 10 सितंबर 2021 को सिनेमाघरों और HBO मैक्स पर एक साथ रिलीज होगी। 31, 32, 33 यह फिल्म जियालो शैली को एक श्रद्धांजलि है। 34 और वालिस द्वारा अभिनीत मेडिसन मिशेल की कहानी है, जो भयानक हत्याओं के चौंकाने वाले दृश्यों से स्तब्ध है और उसकी पीड़ा जारी है। पता चलता है कि ये जागृत स्वप्न वास्तव में भयानक वास्तविकताएं हैं। 35 यह चीन में रिलीज होने वाली पहली R-रेटेड US फिल्म है। 36, 37 इसी वर्ष वालिस जो कार्नाहन द्वारा निर्देशित साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म बॉस लेवल में दिखाई दिए, जिसमें फ्रैंक ग्रिलो और मेल गिब्सन 38 ने अभिनय किया और एलिस ईव और एलेक्स पेटिफर के साथ अगाटा अलेक्जेंडर की साइंस फिक्शन थ्रिलर वार्निंग में अभिनय किया। 39, 40 सितंबर 2021 में केमिली ग्रिफिन द्वारा निर्देशित क्रिसमस कॉमेडी साइलेंट नाइट का प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 41 वालिस ने केरा नाइटली, मैथ्यू गूड और रोमन ग्रिफिन डेविस के साथ अभिनय किया। 42 मार्च 2024 में वालिस अभिनेता रेबेका फर्ग्यूसन और क्रिस प्रैट के साथ अमेज़न MGM स्टूडियो की विज्ञापन थ्रिलर मर्सी में शामिल हुए। 43 वह रेनाटो डी मारिया की नेटफ्लिक्स फिल्म वेनिश्ड इनटू द नाइट सेप्टिमो में रिकार्डो स्कारमार्सियो के साथ अभिनय करने के लिए भी तैयार हैं। सक्रियता और परोपकार। वालिस एक नारीवादी हैं। फरवरी 2018 में उन्होंने लॉस एंजल्स में नेटे पोर्टर द्वारा आयोजित लेटर्स लाइव कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने मताधिकार एमेलिन पंकेहर्स्ट का एक पत्र पढ़ा। जुटाई गई धनराशि वुमेन फॉर वुमेन इंटरनेशनल को दान कर दी गई। 44, 45 वालिस ने ब्रेक्सिट के खिलाफ बात की और युवाओं को इसके खिलाफ वोट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जून 2016 में डोंट फक माई फ्यूचर अभियान में भाग लिया। वालिस सेव द चिल्ड्रेन का समर्थन करती हैं और नवंबर 2018 में क्रिसमस जंपर अभियान में भाग लिया। 46 सितंबर 2019 में वह यूनिसेफ के लिए UNI प्रोजेक्ट में शामिल हुईं। 47 48 वह NGO चॉइस लव पूर्व में हेल्प रिफ्यूजी के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो दुनिया भर के शरणार्थियों को मानवीय सहायता प्रदान करता है और उनकी वकालत करता है। उन्होंने दिसंबर 2019 में लॉस एंजल्स में चॉइस लव के स्टोर के लॉन्च में भाग लिया। 49 अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान वालिस ने चैरिटी एज UK के लिए धन जुटाने के लिए अपने दोस्त और फैशन डिजाइनर जॉर्जिया हार्डिंग के साथ मिलकर काम किया। 50 अन्य मशहूर हस्तियों के साथ वह सेव द चिल्ड्रन और नो किड हंगरी के साथ साझेदारी में सेव विद स्टोरीज आंदोलन में शामिल हुईं। इस आंदोलन का उद्देश्य महामारी के दौरान घर पर फंसे बच्चों और अभिभावकों को मनोरंजन और शिक्षा प्रदान करना है। सेव विद स्टोरीज में किए गए दान से दुनिया भर में कोविड-19 संकट से सबसे अधिक प्रभावित बच्चों और परिवारों को भोजन, प्रारंभिक शिक्षा संसाधनों और घरेलू सामानों तक पहुंच प्रदान करके मदद मिलेगी। 51 52 व्यक्तिगत जीवन। 2015 से 2017 तक वालिस अंग्रेजी गायक और कोल्डप्ले के नेता क्रिस मार्टिन के साथ रिश्ते में थे। 53 वह हाइमन फॉर द वीकेंड के संगीत वीडियो में दिखाई दी और अब एंड अप गीत को पृष्ठभूमि गायन प्रदान किया। 54 55 2017 के अंत में उन्होंने कुछ समय के लिए अपने टैग सहकलाकार जॉन हैन को डेट किया। 56 2018 से 2021 तक वह अमेरिकी अभिनेता क्रिस पाइन के साथ रिश्ते में थीं। 57 एनाबेले वालिस, जन्म 5 सितंबर 1984, एक अंग्रेजी अभिनेत्री हैं। उन्हें शोटाइम के पीरियड ड्रामा द ट्यूडर्स 2009 से 2010 में जेन सेमोर, BBC ड्रामा पीकी ब्लाइंडर्स 2013 से 2019 में ग्रेस बर्गेस, अलौकिक हॉरर फिल्म एनाबेले 2014 में मिया फॉर्म जेनी के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। अलौकिक साहसिक फिल्म द ममी 2017 में है एल्सी, साइलेंट नाइट 2021
में सैंड्रा और हॉरर फिल्म मैलिग्नेंट 2021 में मेडिसन मिशेल। प्रारंभिक जीवन। वालिस का जन्म 5 सितंबर 1984 को ऑक्सफोर्ड में हुआ था। 1. उनके मामा आयरिश अभिनेता रिचर्ड हैरिस थे। 2. एक बार हटाए गए उनके अंग्रेजी चचेरे भाइयों में अभिनेता जेरेड हैरिस, जेमी हैरिस और निर्देशक डेमियन हैरिस शामिल हैं। 3. अपने पिता की ओर से वह अंग्रेजी गायिका मैरी लॉयड की वंशज हैं। 4. 2. उनके बड़े भाई फ्रांसिस एक निर्देशक हैं जिन्होंने फैशन डिजाइनर माइकल कोर्स और गायक पिक्सी लोट और बडी के लिए काम किया है। 5. उनका पालनपोषण कास्केस की पुर्तगाली नगरपालिका में हुआ, जहां उनका परिवार तब प्रवासित हुआ जब वह 18 महीने की थीं। 4. अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में जाने के परिणामस्वरूप वह धाराप्रवाह अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच और स्पेनिश बोलती है। 6. 7. कैरियर। 2005 से 2012 करियर की शुरुआत। फिल्म में अपना करियर बनाने के लिए लंदन जाने से पहले वालिस पुर्तगाल में कई लघु फिल्मों में दिखाई दीं। लंदन में उन्होंने कुछ विज्ञापन किए और अंततः एक एजेंट ढूंढने का निर्णय लेने से पहले ड्रामा स्कूलों में काम किया। 4. 2005 में उन्हें भारतीय फिल्म दिल जो भी कहे में मुख्य भूमिका मिली। 8. लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उन्होंने जैमे किंग के साथ ट्रू ट्रू लाई 2006 में छोटी भूमिकाएं निभाईं और बॉडी ऑफ लाइज 2008 मार्क स्ट्रॉन्ग की प्रेमिका की भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने बी मूवी स्टील ट्रैप 2008 में अभिनय किया। टेलीविजन में उनकी सफलता शोटाइम ड्रामा सीरीज द ट्यूडर्स 2009 के सीजन 3 में जेन सेमोर के रूप में थी। 2. जहां उन्होंने अभिनेत्री अनीता ब्रीम की जगह ली थी। अगले वर्षों में उन्होंने सैम क्लेफलिन के साथ टेलीविजन फिल्म द लॉस्ट फ्यूचर 2010 में अभिनय किया और एबीसी सीरीज पैन एम 2011 में, जिसे एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया था। 9. 10. 2011 में उन्हें वी वालिस एंड एडोर्ड 2 में मैडोना द्वारा निर्देशित किया गया था और एक्समेन फर्स्ट क्लास में उनकी एक छोटी सी भूमिका थी। 2012 में वह जेरेड लेटो की डॉक्यूमेंट्री आर्टिफैक्ट और स्नो व्हाइट एंड द हंट्समैन में दिखाई दीं, लेकिन उन्हें श्रेय नहीं दिया गया। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। 2013 से 2017 पीकी ब्लाइंडर्स और ब्लॉकबस्टर्स। सिडनी में द ममी प्रीमियर में वालिस और सोफिया बुटेला। वालिस ने 2013 से 2016 तक बीबीसी नाटक पीकी ब्लाइंडर्स में ग्रेस बर्गेस के रूप में अभिनय किया। 11. उनकी भूमिका ने उन्हें एक मजबूत महिला अल्फा भूमिका में विश्वसनीय बनने की अनुमति दी। 12. श्रृंखला को आलोचनात्मक और सार्वजनिक प्रशंसा मिली। 13. 2014 में वह जॉन आर लियोनेटी द्वारा निर्देशित और जेम्स वान द्वारा निर्मित हॉरर फिल्म एनाबेले में एक प्रमुख भूमिका के साथ द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स में शामिल हुईं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही लेकिन इसे नकारात्मक समीक्षा मिली। हालांकि आलोचकों ने वालिस के प्रदर्शन की प्रशंसा की और उन्हें 2015 के एमटीवी मूवी एंड टीवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ स्केयरडेजेस्टी प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया। 14. 15 वह एनाबेले क्रिएशन 2017 में मिया फॉर्म के रूप में लौटीं। 2014 में उन्होंने मिनी सीरीज फ्लेमिंग द मैन हु वुड बी बॉन्ड में अभिनेता डोमिनिक कूपर के साथ मूल बॉन्ड गर्ल म्यूरियल राइट की भूमिका भी निभाई। 2016 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म द ब्रदर्स ग्रिम्सबी, ड्रामा कम एंड फाइंड मी और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर युद्ध फिल्म माइन में अभिनय किया। 2017 में वालिस यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा निर्मित डार्क यूनिवर्स में शामिल हो गए और द ममी फ्रेंचाइज के रीबूट द ममी में पुरातत्वविद जेनी है एल्सी के रूप में अभिनय किया। वालिस ने अपने लगभग सभी स्टंट खुद ही किए, जिसमें जीरो जी का दृश्य भी शामिल था जिसने उसे लगभग मार ही डाला। 16 फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। 17 उसी वर्ष वह गाय रिची के किंग आर्थर लीजेंड ऑफ द स्वॉर्ड में शामिल हुईं। 18 2018 वर्तमान विविधीकरण और प्रमुख भाग। 2018 में वालिस को अमेरिकी कॉमेडी टैग में रेबेका क्रॉसबी के रूप में मुख्य भूमिका मिली। 19 उस वर्ष बाद में वह स्टार ट्रेक शॉर्ट ट्रेक्स एपिसोड कैलिप्सो
के लिए फिल्म निर्देशक एलेक्स कर्ट्जमैन के साथ फिर से जुड़ी, जहां उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता ज़ोरा को आवाज दी। बाद में उन्होंने स्टार ट्रेक डिस्कवरी में एक आवर्ती भूमिका में इस चरित्र को दोहराया। अप्रैल 2018 में उन्हें आभूषणों के लिए कार्टियर के राजदूत और पैंथेरे डी कार्टियर घड़ी के नए चेहरे के रूप में घोषित किया गया था। 2019 में वालिस 2019 में वालिस शोटाइम की मिनी सीरीज द लाउडेस्ट वॉयस में लॉरी लुहान, फॉक्स न्यूज़ चैनल में बुकिंग के प्रमुख और रोजर एलेस की लंबे समय से मालकिन के रूप में शामिल हुईं। ग्रेचेन कार्लसन के साथ लुहान एलेस के पहले पीड़ितों में से एक है जिसने चुप्पी तोड़ी और उसकी निंदा की। 21, 22, 23 श्रृंखला को आमतौर पर अनुकूल समीक्षा मिली और इसे सर्वश्रेष्ठ सीमित श्रृंखला या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में नामांकित किया गया। वालिस के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई और शिकागो सन टाइम्स द्वारा इसे दिल तोड़ने वाला शक्तिशाली कार्य के रूप में देखा गया। 24 उस वर्ष बाद में वालिस ने पीकी ब्लाइंडर्स के 5वें सीजन में ग्रेस शेल्बी के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 25 2020 में उन्होंने रॉबिन प्रोंट की थ्रिलर फिल्म द साइलेंसिंग में अभिनय किया। 26 मार्च 2020 में साउथ बाय साउथवेस्ट फेस्टिवल में इसका प्रीमियर कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। इसे अंततः 16 जुलाई 2020 को डायरेक्ट टीवी पर रिलीज किया गया। 27 28 इसके अलावा 2020 में वालिस ने वर्ल्ड सेंट्रल किचन 29 के लिए धन जुटाने के लिए द प्रिंसेस ब्राइड फॉर क्विबी में प्रिंसेस बटरकप के रूप में अभिनय किया और वह फ्लोरिया सिगिस्मोंडी की तीसरी फिल्म द साइलेंस ऑफ मर्सी के कलाकारों में शामिल हो गईं। शूटिंग मार्च 2021 में समाप्त हुई। 30 2021 में वालिस ने जेम्स वान की हॉरर फिल्म मैलिग्नेंट में अभिनय किया। वार्नर ब्रदर्स द्वारा अगस्त 2020 में प्रीमियर के लिए निर्धारित रिलीज को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो 10 सितंबर 2021 को सिनेमाघरों और HBO मैक्स पर एक साथ रिलीज होगी। 31, 32, 33 यह फिल्म जियालो शैली को एक श्रद्धांजलि है। 34 और वालिस द्वारा अभिनीत मेडिसन मिशेल की कहानी है, जो भयानक हत्याओं के चौंकाने वाले दृश्यों से स्तब्ध है और उसकी पीड़ा जारी है। पता चलता है कि ये जागृत स्वप्न वास्तव में भयानक वास्तविकताएं हैं। 35 यह चीन में रिलीज होने वाली पहली R-रेटेड US फिल्म है। 36 37 इसी वर्ष वालिस जो कार्नाहन द्वारा निर्देशित साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म बॉस लेवल में दिखाई दिए, जिसमें फ्रैंक ग्रिलो और मेल गिब्सन 38 ने अभिनय किया और एलिस ईव और एलेक्स पेटिफर के साथ अगाटा अलेक्जेंडर की साइंस फिक्शन थ्रिलर वार्निंग में अभिनय किया। 39 40 सितंबर 2021 में केमिली ग्रिफिन द्वारा निर्देशित क्रिसमस कॉमेडी साइलेंट नाइट का प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 41 वालिस ने केरा नाइटली, मैथ्यू गूड और रोमन ग्रिफिन डेविस के साथ अभिनय किया। 42 मार्च 2024 में वालिस अभिनेता रेबेका फर्ग्यूसन और क्रिस प्रैट के साथ अमेज़न MGM स्टूडियो की विज्ञापन थ्रिलर मर्सी में शामिल हुए। 43 वह रेनाटो डी मारिया की नेटफ्लिक्स फिल्म वेनिश्ड इनटू द नाइट सेप्टिमो में रिकार्डो स्कारमार्सियो के साथ अभिनय करने के लिए भी तैयार हैं। सक्रियता और परोपकार वालिस एक नारीवादी हैं। फरवरी 2018 में उन्होंने लॉस एंजल्स में नेटे पोर्टर द्वारा आयोजित लेटर्स लाइव कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने मताधिकार एमेलिन पंकेहर्स्ट का एक पत्र पढ़ा। जुटाई गई धनराशि वुमेन फॉर वुमेन इंटरनेशनल को दान कर दी गई। 44 45 वालिस ने ब्रेक्सिट के खिलाफ बात की और युवाओं को इसके खिलाफ वोट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जून 2016 में डोंट फक माई फ्यूचर अभियान में भाग लिया। वालिस सेव द चिल्ड्रेन का समर्थन करती हैं और नवंबर 2018 में क्रिसमस जंपर अभियान में भाग लिया। 46 सितंबर 2019 में वह यूनिसेफ के लिए UNI प्रोजेक्ट में शामिल हुईं। 47 48 वह NGO चॉइस लव पूर्व में हेल्प रिफ्यूजी के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो दुनिया भर के शरणार्थियों को मानवीय सहायता प्रदान करता है और उनकी वकालत करता है। उन्होंने दिसंबर 2019 में लॉस एंजल्स में चॉइस लव के स्टोर के लॉन्च में भाग लिया। 49 अप्रैल 2020 में
कोविड-19 महामारी के दौरान वालिस ने चैरिटी एज यूके के लिए धन जुटाने के लिए अपने दोस्त और फैशन डिजाइनर जॉर्जिया हार्डिंग के साथ मिलकर काम किया। 50 अन्य मशहूर हस्तियों के साथ वह सेव द चिल्ड्रन और नो किड हंगरी के साथ साझेदारी में सेव विद स्टोरीज आंदोलन में शामिल हुईं। इस आंदोलन का उद्देश्य महामारी के दौरान घर पर फंसे बच्चों और अभिभावकों को मनोरंजन और शिक्षा प्रदान करना है। सेव विद स्टोरीज में किए गए दान से दुनिया भर में कोविड-19 संकट से सबसे अधिक प्रभावित बच्चों और परिवारों को भोजन, प्रारंभिक शिक्षा संसाधनों और घरेलू सामानों तक पहुंच प्रदान करके मदद मिलेगी। 51-52 व्यक्तिगत जीवन 2015 से 2017 तक वालिस अंग्रेजी गायक और कोल्डप्ले के नेता क्रिस मार्टिन के साथ रिश्ते में थे। 53 वह हाइमन फॉर द वीकेंड के संगीत वीडियो में दिखाई दी और अब एंड अप गीत को पृष्ठभूमि गायन प्रदान किया। 54-55 2017 के अंत में उन्होंने कुछ समय के लिए अपने टैग सह कलाकार जॉन हैन को डेट किया। 56 2018 से 2021 तक वह अमेरिकी अभिनेता क्रिस पाइन के साथ रिश्ते में थीं। 57 फिल्मोग्राफी तो दोस्तों अपकमिंग पार्ट द मम्मी जिसकी एक तरह से ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है और जो एक तरह से हमें कंफर्म देखने को मिल रही है, इसका जो विकीपीडिया पेज है वो भी बना दिया गया है और रिलीजिंग डेट इसकी फिक्स कर दी गई है। रिलीजिंग डेट मैं आपको बता दूं 17 अप्रैल 2026 होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल रिलीजिंग डेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमें देखने को मिल रही है। और बाकी इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो न्यू लाइन सिनेमा द्वारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है और इंडिया के अंदर बेशक ये हमें हिंदी इंग्लिश सभी लैंग्वेजों में देखने को मिलेगी। बाकी मैंने पूरी जानकारी आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।